गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कक्षा 12 के व्याकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12 का पाठ्यक्रम जो है उसके अनुसार पेपर में जो बदलाव किए हैं उसके लिए मैंने आपके प्रश्न तैयार किए हैं, जिससे कि आप लोग घर बैठ करके इनकी तैयारी कर सकें और किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। तो मैंने हर टॉपिक वाइज आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं वो तैयार किए हैं और ये आशा करती हूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे आएगा और आप उन 2 नंबर को आसानी से हासिल कर सकें और अपना जो मार्किंग का स्कोर है उसे बढ़ा सकें। तो आज जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, पढ़ने एवं लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं। तो ये परिभाषा आपके सामने दी हुई हो सकती है और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे क्या कहते हैं। आपको दे सकते हैं कि इसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं, वर्ण कहते हैं। कोई भी नाम आपको दिया हुआ हो सकता है, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन याद है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, पढ़ने एवं लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे या व्याकरण शास्त्र कहेंगे। तो 4 ऑप्शन जो आएंगे उसमें से आपका सीधा जो ध्यान है, फोकस जो है वो आपका उसके उत्तर के ऊपर रहेगा और आप उसे टिक कर सकते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है, व्याकरण शास्त्र के कितने अंग या प्रमुख विभाग है। ये प्रश्न भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है थ्योरिकल पार्ट में। तो आप जो है अगर आपसे ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ रूप में पूछा जाएगा, बहुविकल्पिक होगा, जिसमें आपको संख्याएं दी हुई होंगी 3, 4, 5, 6 कितनी भी दी हुई हो सकती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 3। अब ये 3 रूप कौन से हैं ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दे आपको, वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा। अब आपको ये चूज करना हो कि व्याकरण का अंग कौन सा नहीं है, विभाग कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये ध्यान है कि वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, तो ये तीनों जो हैं ये तो व्याकरण शास्त्र के क्या हैं? विभाग या अंग हैं। लेकिन आपको जो भाषा चौथा ऑप्शन दिया गया है वो आपका इसमें नहीं आएगा। अब है वर्ण कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा कि व्याकरण जो है उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो वर्ण होता है। अब वर्ण संख्या में कितने होते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो वर्ण संख्या में आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, 44 होते हैं, 45 होते हैं, 47 होते हैं, 48 होते हैं। तो अगर आपका पढ़ा हुआ होगा, आपको ध्यान होगा, तो आप हाथों हाथ ये टिक करके बता सकते हैं कि इसकी संख्या जो है वो 44 होती है। इसी प्रकार से फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये तो क्या थी? वर्णों की संख्या थी। अब है वर्ण के प्रकार। तो जैसा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर आपको ऑप्शन में नाम दे दिया जाए, स्वर एवं व्यंजन होते हैं, भाषा एवं लिपि होती है, वर्ण एवं शब्द होता है, तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आपको दिया हुआ मिल सकता है। तो वहाँ आप क्या कहेंगे? स्वर एवं व्यंजन, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। अब है व्यंजन कितने होते हैं। फिर आपको व्यंजन की संख्या पूछी जा सकती है कि कितने होते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। ये आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि 35 होती है, 38 होती है, 40 होती है, 42 होती है, 33 होती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इनकी संख्या 33 होती है। अब है स्पर्श व्यंजन कितने हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये आपको कॉलेज में भी काम आएंगे और कॉलेज के साथ साथ अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ भी इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ क्या होता है कि जीभ अगर मुंह में कहीं ना कहीं व्यंजन बोलते समय स्पर्श हो रही है, इसका मतलब इन्हें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं आपके? 25 हैं। अब 25 में भी आपसे अगला प्रश्न इसमें यही बनता है कि वो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक के हैं। तो क वर्ग से लेकर के मैं वर्ग तक के 25 जो व्यंजन है वो आपके किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अब इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो अगर संख्या पूछी जाए तो 4 है। फिर इसी में दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से,
ऑप्शन ए में दे दिया आपको क ख ग, ऑप्शन बी में आपको दे दिया च छ ज, ऑप्शन स में आपको दे दिया य र ल व, और इसी तरीके से ऑप्शन ड में आपको दे दिया श श श है। तो यहाँ अगर आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और वो 4 भी कौन कौन से हैं, य र ल व, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपसे इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक के साथ एक प्रश्न जो है आपका जुड़ता चला जाएगा और आपका जो मैटर है वो अच्छे से तैयार होता जाएगा। अब है आपका ऊष्म व्यंजन कितने हैं। अब ऊष्म व्यंजन भी संख्या में कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि य र ल व ऊष्म व्यंजन है, क ख ग ऊष्म व्यंजन है, च छ ज ऊष्म व्यंजन है, या श श श है ऊष्म व्यंजन है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि श श श है जो है वो आपके ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। अब है आपका ए ई उ क्या है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ए ई उ इन्हें क्या कहते हैं वर्ण विचार की भाषा में, व्याकरण की भाषा में, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर में आपको दे दे ए ई उ क ख ग आ ई उ ट ठ ड, तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए ई उ आपके होते हैं ये किन में आते हैं, स्वरों में आते हैं। अब यहाँ अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें है कि स्वर कितने होते हैं। तो आपको स्वरों की संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने वर्ण विचार के 2 भेद पढ़े हैं, व्यंजन और स्वर। तो व्यंजन आप पढ़ चुके हैं, तो स्वरों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 11 होगी। अब ये जो 11 स्वर जो होते हैं इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब इन्हें डायरेक्ट मैंने आपको बांट करके प्रश्न के रूप में बता दिया है। जैसे ए ई उ री कौन से स्वर हैं, तो ये 4 स्वर आपके पास हैं। इन 4 स्वरों को क्या कहा गया है, मूल स्वर कहा गया है, कि बाकी के जो स्वर हैं इन्हीं मूल स्वरों के आधार पर बनते हैं। अब है आपका अगला क्वेश्चन, आ ई उ कौन से स्वर हैं, तो इन्हें क्या कहा गया है, दीर्घ स्वर कहा गया है। इन्हीं स्वरों के विभाजन के आधार पर अगर आप देखते हैं तो आपकी जो संधि है, स्वर संधि है, उसे आप पूरी स्वर संधि को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आ ई उ कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि आ भी बड़ा रूप है ए का, बड़ी ई भी छोटी ई का बड़ा रूप है, और उ भी बड़े उ का बड़ा रूप है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा गया। और इनकी संख्या कितनी हुई, 3। अगला क्वेश्चन इसमें ये बना, ए ओ कौन से स्वर हैं। अब आपके पास स्वर हैं ए और ओ, यानी एक मात्रा वाले। क्या बनती है ए की मात्रा, ये बनती है एक मात्रा। ओ की मात्रा भी इसी तरीके से एक बनी। तो एक मात्रा वाले स्वर कौन से होते हैं, आपके गुण स्वर होते हैं। तो इस तरीके से जब आप संधि का प्रश्न करते हो तो ये ध्यान रख सकते हो कि जहाँ से एक मात्रा वाले शब्द से शब्द टूटे, इसका मतलब वहाँ गुण संधि भी होगी, और इन्हें ही गुण स्वर कहा गया है। अब ये साथ साथ एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपठित में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संधि का भी हो सकता है, स्वर का भी हो सकता है, व्यंजन का भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अगला क्वेश्चन है, ए आई और औ कौन से स्वर हैं। तो आई और औ में क्या होता है, आपकी डबल मात्राएं आती है आई में, और औ में भी आपकी क्या है, डबल मात्राएं हैं। तो इन्हें क्या कहा गया है, वृद्धि स्वर। वृद्धि का मतलब किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होना। तो ऊपर क्या थी, मात्राएं एक एक थी, और नीचे ये मात्राएं दो दो हो गई, इसलिए इन्हें वृद्धि स्वर कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर कितने हैं। अब व्यंजन में अपन ने 33 व्यंजन पढ़ लिए थे, उनका विभाजन भी पढ़ लिया, लेकिन अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो तो उस समय आपने संयुक्ताक्षर भी पढ़े थे। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि उन 4 को क्यों नहीं बताया गया। तो संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी होती है, 4। और संयुक्ताक्षर का अर्थ क्या होता है, संयुक्त रूप से, यानी संयुक्त रूप से बने हुए प्रश्न, उन्हें क्या कहा गया है, संयुक्ताक्षर कहा गया है। 2 व्यंजनों के योग से, जैसे श। अब ये श किन व्यंजनों के योग से बना है, तो आपके क और श के योग से इसे बनाया गया है। ये जो प्रश्न आपके बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम आरएस वगैरह के जो होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, और अपन बचपन से इन चीज़ों को पढ़ते आने फिर भी इनको माइंड नहीं रखते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। 3
किन व्यंजनों के योग से बना है? तो त्रय जो है वो आपका तय और रे के योग से बना है। ज्ञ, अब ज्ञ के लिए बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, ग और जय लिख देते हैं, कुछ भी इसमें लिख देते हैं कि इसके योग से बना, जबकि वास्तविक रूप से ये जय और ञ के योग से बना है। अब इसी तरीके से अगर इनसे बने हुए शब्द अपन को देखने हैं शब्दकोश में, तो शब्दकोश में जब अपन इन शब्दों को देखते हैं तो इन शब्दों से बनने वाले जो शब्द हैं उनका अर्थ देखने के लिए शब्दकोश में अगर हम जाएं, श से बनने वाले शब्द का अर्थ अगर अपन को देखना है, जैसे क्षत्रिय शब्द अपन ने लिखा। अब क्षत्रिय शब्द का अर्थ अगर अपन ने देखा तो उस क्षत्रिय शब्द के लिए अपन को इसमें शब्दकोश में जाना पड़ेगा। शब्दकोश में जाएंगे अपन, अंत में जाएंगे क्योंकि अपन इनको ज़्यादातर अंत में पढ़ते आ रहे हैं। अब अंत में जाएंगे वहाँ अपन को ये शब्द नहीं मिलेगा, तो वहाँ अपन को ये चीज़ काम आएगी कि ये किन दो व्यंजनों के योग से बना है, क और श के योग से बना है। तो वहाँ सबसे पहले पूरे क से बनने वाला जो शब्द है वो मिलेगा और उसके बाद जो है अपन को हलंत क से बनने वाले जो शब्द हैं वो मिलेंगे। अब इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है आपका श्रेय। अब श्रेय जो है ये भी किन दो व्यंजनों के योग से बना है, श और रे के योग से बना है। जैसे अपन को श्रम शब्द का अर्थ देखना है तो वही करना पड़ेगा अपन को कि श वाला जो शब्द है, पूरे श वाले जो शब्द है उनके अर्थ मिलने के बाद हलंत श से बनने वाले जो शब्द है उनके अर्थ अपन को शब्दकोश में मिलेंगे। अब है वाक्य विचार, प्रमुखतः किसका अंग माना जाता है? प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाक्य विचार किसका अंग माना जाता है? तो वाक्य विचार जो है वो व्याकरण का अंग माना जाता है। स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था व्याकरण के कितने अंग हैं, कितने विभाग हैं, कितने आधारभूत तत्व हैं, तो वाक्य विचार जो है उसी का तीसरा पार्ट है। अब है एक प्रश्न और आपका, व्याकरण शब्द का अर्थ है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होगा। इसमें अलग अलग दे सकते हैं, आपको अन्वेषण दे सकते हैं, प्रतिलिपि दे सकते हैं, विश्लेषण दे सकते हैं, अनुशासन दे सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि विश्लेषण शब्द जो है उसका अर्थ जो है वो व्याकरण का है। तो इस तरीके से मैंने व्याकरण से बनने वाले जितने भी छोटे प्रश्न थे आपके वो सारे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए हैं, जिससे कि आप इन सभी प्रश्नों को कर सकें और इनका जो उत्तर है वो आसानी से दे सकें। तो ये जो 21 प्रश्न है अगर इनको आप करते हैं, हर एक प्रश्न जो है अपने आप में दोहरा प्रश्न लिए हुए हैं और इनकी जो थ्योरी है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास में। अब जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न चेंज होने के कारण अपन को इस तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ा है और ये जो प्रश्न है आगे जीवन भर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए हमें काम में आएंगे, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और जब तक आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहें और ऐसे प्रश्नों के जो हल हैं वो आप मुझसे पाते रहें और आप इन्हें देखते रहें। धन्यवाद।